हेलो। तो आप लोगों की एसआई परीक्षा के एडमिट कार्ड भी डाल दिए हैं आरपीएससी ने। आप लोगों को अपना सेंटर भी पता लग गया होगा कहाँ एग्ज़ाम देनी है। और आज और कल का दिन बचा हुआ है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के लिए हम आज भी लेके आए हैं आप लोगों के लिए कि भाई आपकी एग्ज़ाम में ये बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो देखिए, आज हम सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2025 में जो लगी उनके पेपर है, और राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के ये पेपर है। और आपको लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। इसलिए आप इनको देखिए। पहला क्वेश्चन है कि राजा 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन किसने आरंभ किया? पहले डेली अखबार ना निकल के मासिक या साप्ताहिक अखबार ही निकालते थे। तो ये साप्ताहिक अखबार निकाला राजस्थान नाम से। तो ये किसने निकाला था? तो राजस्थान नामक अखबार ब्यावर से 1923 में बूंदी के ऋषिदत्त मेहता थे, इन्होंने ब्यावर से ये अखबार का संपादन किया, निकाला। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी निकाला। राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी की शुरुआत 1919 में, जब राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में की, तो शुरुआत में वर्धा से ही निकाला गया था। फिर राजस्थान सेवा संघ की ऑफिस अजमेर आ गया, तो इन्होंने राजस्थान केसरी को फिर अजमेर से निकालना प्रारंभ कर दिया। रामनारायण चौधरी ने नवज्योति नामक अखबार, इन्होंने 1936 में निकाला। जयनारायण व्यास का आगी बाण, ये आगी बाण राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो जयनारायण व्यास का आगीबाण राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र है। अगला है कि निम्नलिखित में से डिंगल शैली में डिंगल शैली में इतिहास विषयक सामग्री का गद्य ग्रंथ नहीं है। आप लोगों से पूछा है इनमें से कौन सा है जो गद्य में नहीं लिखा जाता। तो गद्य में झूलना नहीं लिखा जाता, ये पद में लिखा जाता है। बाकी तीनों बात, विगत और ख्यात, ये तीनों गद्य में लिखे जाते हैं। औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को कौन से परगने प्रदान किए? मेवाड़ महाराणा राज सिंह थे। इन्होंने शुरुआत में औरंगजेब का विरोध किया था, पर जब ये औरंगजेब उत्तराधिकारी युद्ध में विजय हो गए तो इन्होंने इनके पक्ष में आ गए थे। तो औरंगजेब जब के पक्ष में आ गए तो मुगल सम्राट औरंगजेब ने इनको वापस, इनके जो परगने ले लिए थे मुगल साम्राज्य में मिला लिए थे, वो वापस कर दिए थे। तो कौन कौन से परगने थे जो वापस कर दिए थे? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गयासपुर और मांडल, ये परगने औरंगजेब ने वापस कर दिए थे महाराणा राज सिंह को। महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब की नीतियों के खिलाफ इनके विरोध किया था। जब औरंगजेब ने
1679 में जजिया कर लगाया, तो जजिया का विरोध भी महाराणा राज सिंह ने ही एक पत्र लिखकर किया था। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान के किस शासक ने जजिया कर का विरोध किया था। तो मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के द्वारा लगाया गया जजिया कर का विरोध किया था। औरंगजेब के खिलाफ ही इन्होंने किशनगढ़ की जो राजकुमारी थी चारुमती, तो चारुमती के साथ भी इन्होंने विवाह किया था। इससे औरंगजेब बेहद नाराज हुए थे। ये आभूषणों से संबंधित क्वेश्चन है। मैंने पहले भी कहा था, आपकी रीट हो, आरएस हो, एसआई की हो, किसी भी एग्जाम हो, आपके एलडीसी हो, आभूषणों से संबंधित हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आभूषण वाला चैप्टर आप जरूर ढंग से कर ले। तो इन्होंने पूछा है नेवरी आभूषण स्त्रियां कहाँ पहनती है। तो नेवरी जो आभूषण है वो पैर का है। एक नोगरी होता है जो हाथ का होता है, महिलाएं हाथ में पहनती है नोगरी। तो पैर में रामझोल, घुंघरू, पायल, पायजेब, ये पैर में पहने जाने वाले अन्य आभूषण है। कान के कर्णफूल, अंगूठा, घेला, लटकन, टोटी। कान के ये आभूषण भी कई बार पूछे गए हैं। खास तौर पर अंगूठा और टोटी के बारे में भी रीट मेंस में कई दफे ये क्वेश्चन आ गया है। रमझोल का भी कई बार पूछा गया है कि रमझोल किसका आभूषण है। तो महिलाओं के पैरों का आभूषण है। हाथों में नोगरी नोगरी, टाट, गोखरू, आदि आभूषण पहने जाते हैं। तिमड़िया, महिलाओं के गले में पहने जाने वाले आभूषणों में तिमड़िया एक फेमस आभूषण है। महिलाएं इसे विवाह या कोई भी मांगलिक अवसरों पर पहनती है। हामेल, चपकली, चंद्रहार, कंठी, मांदल। तो ये महिलाओं के द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण है। तो इनमें आप तिमड़िया भी ध्यान रखिए। ये महिलाओं के गले में पहने जाने वाला एक विशेष आभूषण है। ये भी आरपीएससी के द्वारा, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा कई बार पूछा गया है कि तिमड़िया आभूषण कहाँ पहना जाता है। भील विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो भील जनजाति के बारे में इन्होंने पूछा है कि भीलों ने जो विद्रोह किया, तो उसके संबंध में कथन दिए गए हैं। तो कौन कौन से सही है। तो भीलों ने, प्रारंभिक भील विद्रोह स्वतःस्फूर्त थे। ये बिल्कुल सही बात है कि जो प्रारंभिक विद्रोह भीलों ने किए वो अपने आप किए थे, उनको कोई नेता नहीं थे। तो ये बिल्कुल सही बात है।
वे अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत स्थापित नई व्यवस्था की प्रतिक्रिया स्वरूप थे। जब अंग्रेजों ने राजाओं से संधियां कर ली 1803 और 1817-18 के तहत, तो फिर अंग्रेजों ने अपनी नीतियां लागू की, तो अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ जनजातियों ने विरोध दर्ज कराया था। तो भीलों ने भी इनकी नीतियों के खिलाफ विरोध किया था। ये बात भी बिल्कुल सही है। जो इनकी राजस्व व्यवस्था की नई नीतियां थी उनके खिलाफ भी इन्होंने विरोध किया था। जंगल में बाह्य तत्वों के प्रवेश ने सामाजिक तनाव उत्पन्न कर दिया था। जनजातियां जंगलों में रहती थी, जंगलों पे जो पेड़ थे, पेड़ों पर आने आने फल फूल, उन पे इनका अधिकार था। जब नई व्यवस्था के तहत जागीरदारों ने अन्य लोगों को भी जंगल में जाने का अधिकार दे दिया अंग्रेजों ने, तो तनाव होना निश्चित था। इनको अपने अधिकारों पर चोट लगी और इन्होंने जो बाह्य तत्व है उनके साथ इनका संघर्ष हुआ, तो सामाजिक तनाव उत्पन्न होना निश्चित था। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों ही बातें बिल्कुल सही है। तो ए बी सी। ये प्रजामंडल आंदोलन के दौरान महिलाओं ने जो भागीदारी की है उसके बारे में ये पूछा गया है। तो राम प्यारी बेन, हेजाबेन और रुक्मणी बेन आदि महिलाओं ने 1939 में किस रियासत में प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया? इन महिलाओं ने किस प्रजामंडल में भाग लिया, इस बारे में पूछा है। तो सिरोही प्रजामंडल में इन महिलाओं ने भाग लिया था। उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को। को हुई थी। बलवंत सिंह मेहता के घर पर एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें बलवंत सिंह मेहता को अध्यक्ष बनाया गया था। तो मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे? तो बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में भूरेलाल बया, माणिकलाल, भूरेलाल बया को उपाध्यक्ष बनाया गया था। और माणिकलाल वर्मा को महामंत्री। तो मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में एक पूछा जाता है कई बार कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता के घर पर एक बैठक आयोजित की जाती है जिसमें मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की जाती है और बलवंत सिंह मेहता को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है और भूरेलाल बया उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में और डूंगरपुर की 1944 में। निम्नलिखित राजस्थान के किस किले पर कभी भी बाहरी आक्रमण नहीं हुए? राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जिसपे कभी बाहरी आक्रमण नहीं हुए, इस बारे में इन्होंने पूछा है। तो देखिए, जयगढ़ किले पर आक्रमण हुए, गागरोन पर आक्रमण हुए, भटनेर पर आक्रमण हुए। जूनागढ़, बीकानेर का जूनागढ़ किला ऐसा है जिस पर कभी भी बाहरी या विदेशी आक्रमण नहीं हुए थे।
पाक दस्तूर किसे कहा जाता है? ये कल्चर से है कि पाक दस्तूर की जो प्रथा है वो क्या है, इस बारे में पूछा है। तो इस रिवाज में पगड़ी बदलकर रिश्ता बनाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। इस रिवाज के अनुसार स्त्रियां मृत पति की पगड़ी के साथ सती हो जाती है, ये भी नहीं है। यह विवाह के अवसर पर दूल्हे के सिर पर पगड़ी पहनाने का दस्तूर था, ये भी नहीं है। यह परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद निश्चित दिन पर होने वाला एक दस्तूर है। जब परिवार में मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उनके बड़े पुत्र को ये पगड़ी पहना के उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है, तो इसे पाक दस्तूर के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में निम्नलिखित में किस प्राचीन संस्कृति का विकास हुआ? इन्होंने पूछा है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात की है। तो दक्षिण राजस्थान में दक्षिण और पूरब की बात की है, तो ये कौन सी सभ्यता है जो ये विकसित हुई है? कालीबंगा, ये हनुमानगढ़ में है। तो ये तो उत्तरी राजस्थान में हुई। बैराट, ये जयपुर में है। आहाड़, ये उदयपुर। और गणेश्वर, ये सीकर में। तो आहाड़ जो सभ्यता है उदयपुर में, ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में विकसित हुई सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता की खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। फिर 1961 में बीबी लाल, बी के थापर, इन्होंने यहां उत्खनन करवाया था। कालीबंगा सभ्यता में ही जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के, यहां एक साथ दो फसलें उगाने का भी साक्ष्य मिले हैं, जैसे सरसों के साथ गेहूं। यहां कालीबंगा में अग्निवेदियों के भी अवशेष मिले हैं। 7 अग्निवेदियां मिली है। वेदी का है। बैराट सभ्यता जयपुर में मिली है। आहाड़ उदयपुर, आहाड़ से चावल के अवशेष मिले हैं। तो चावल का अवशेष का मतलब है कि आहाड़ में खेती का प्रचलन था। गणेश्वर सभ्यता, ये नीम के थाने में। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी के नाम से गणेश्वर को जाना जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। यहाँ के तांबे में 99% शुद्धता पाई गई है। शुद्ध तांबा। गणेश्वर से ही मछली पकड़ने का कांटा भी मिला है। यहाँ के जो मृत पात्र हैं वो गेरुआ रंग के पाए गए हैं। काले लाल, सॉरी काले नीले। काले लाल तो हड़प्पा सभ्यता में
मृदभांड पाए गए हैं? काले, लाल, मृदभांड। तो ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कौन सी सभ्यता थी? तो आहड़। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? ये वाद्य यंत्रों से क्वेश्चन पूछा गया है और सुशिर वाद्य यंत्र के बारे में पूछा गया है। तो अलगोजा, बांकिया, सतारा, ये तीनों ही आभूषण सुशिर वाद्य यंत्र के हैं। साथ में शहनाई, बांसुरी, नड़, पूंगी आदि भी सुशिर वाद्य यंत्र के ही उदाहरण है। तो अलगोजा के लिए राजस्थान के एक फेमस कलाकार है रामनाथ चौधरी। रामनाथ चौधरी, ये रामनाथ चौधरी जयपुर के हैं और ये अलगोजा को अपनी नाक के द्वारा बजाते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि राजस्थान का कौन सा कलाकार है जो अलगोजा को नाक के द्वारा बजाता है? तो रामनाथ चौधरी अलगोजा का एक प्रसिद्ध कलाकार है जो नाक के द्वारा बजाता है। जो नड़ है, और पूंगी, नड़ का जो फेमस कलाकार है वो है कर्णाभील, जैसलमेर का। तो इसमें तीनों ही सही है, ए बी सी। सुशिर वाद्य यंत्र के अलगोजा, बांकिया, सतारा, शहनाई, बांसुरी, नड़, पूंगी। किन दो क्षेत्रों का विलय 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग मुनि जैन विजय समिति की सिफारिश पर राजस्थान में किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग की गई थी। तो देश में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया था। इसके अध्यक्ष फजल अली, न्यायाधीश फजल अली। अली की अध्यक्षता में यह आयोग का गठन किया गया था और इनके दो सदस्य और थे, के.एम. पणिकर। दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू, H.N. हृदयनाथ कुंजरू। तो और एक समिति मुनि जैन विजय की अध्यक्षता में भी स्थापित की गई थी। तो इन समिति की सिफारिश पर इस समिति ने सिफारिश 1956 में दी थी। तो इस समिति की सिफारिश पर अपने राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को होता है। इस समिति ने राजस्थान में जो विलय की सिफारिश की थी वो किन क्षेत्रों की थी, इस बारे में इन्होंने पूछा है।
तो इस समिति ने जो सिफारिश की थी आबू रोड और देलवाड़ा की थी। बाकी आप लोग और बताइए किसने और किन क्षेत्रों की सिफारिश की थी जो राजस्थान में विलय हुआ। 7वें चरण में जो राजस्थान में जो क्षेत्र विलय हुए, इसके अलावा और कौन कौन से बचे हुए आप बताइए कि अब 7वें चरण में आबू देलवाड़ा के बाद अब कौन से क्षेत्र बचे हुए थे। हाँ बिल्कुल, सिरोंज। सिरोंज तो हमने दिया है, सुनील टप्पा लिया है। तो एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, और सुनील टप्पा। ये हमने एमपी से लिया था। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि 7वें चरण एकीकरण की प्रक्रिया में 7वें चरण के दौरान राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र मिलाए गए। तो आबू रोड और देलवाड़ा, और साथ में केंद्र शासित जो प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, और एक क्षेत्र हमने एमपी से लिया है सुनील टप्पा, और उसके बदले में हमने सिरोंज क्षेत्र दिया है। तो ये कई बार पूछा गया है कि ये राजस्थान में एक 7वें चरण के एकीकरण के प्रक्रिया के दौरान कौन कौन से क्षेत्र मिलाए गए और किसकी सिफारिश पर ये मिलाए गए। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर ये क्षेत्र को मिलाया गया राजस्थान में। और राज्य पुनर्गठन आयोग किनकी अध्यक्षता में गठित हुआ था, तो न्यायाधीश फजल अली आयोग की अध्यक्षता में ये आयोग गठित हुआ था, और 1953 में गठित हुआ था, और इसने रिपोर्ट दी थी अपनी 1956 में। और इसी के तहत हमारा राजस्थान 1 नवंबर 1956 को पूर्णतः राजस्थान बनता है। ये 7वें चरण की प्रक्रिया के दौरान पूर्ण होता है। प्रसिद्ध चित्रकार अली राजा मुगल सेवा से मुक्त होकर राजस्थान में किस शासक के दरबार में शामिल हुए थे। अली राजा एक फेमस चित्रकार थे मुगल दरबार में। तो मुगल दरबार से मुक्त होकर राजस्थान के किस रियासत में आए थे। तो मुगल दरबार से अगर राजस्थान की किसी रियासत में चित्रकार आए तो उन्हीं के आ सकते हैं जो मुगल दरबार की सेवा में हाजिर रहे थे। तो राजस्थान के जो शासक थे बीकानेर के राय सिंह, ये मुगल दरबार की सेवा में हाजिर रहे थे। इन्होंने राजकुमार, जब ये राजकुमार थे तभी इन्होंने अपने भाई पृथ्वीराज राठौड़ के साथ मुगल दरबार में इन्होंने सेवा की थी, और मुगल सम्राट अकबर के एक खास विश्वास पात्र रहे थे। आमेर शासक मानसिंह के बाद ये अकबर के दूसरे विश्वास पात्र व्यक्ति थे। ये भी एक बार पूछा गया था एग्जाम में कि आमेर शासक मानसिंह के बाद अकबर का दूसरा विश्वास पात्र शासक कौन था राजस्थान से। तो ये राय सिंह थे, बीकानेर के राय सिंह। इनको मारवाड़ का प्रशासक भी नियुक्त किया गया था। ये 1572 से और 74 तक मारवाड़ के प्रशासक रहे, और इनको 74 में मुगल सम्राट अकबर ने 1574 में बीकानेर का शासक भी नियुक्त किया था। तो अली राजा जो मुगल दरबार के चित्रकार थे वो राय सिंह लेके आते हैं। प्रतिहारों के शासनकाल में किस स्थापत्य शैली का विकास हुआ था। जो गुर्जर प्रतिहार थे उनके शासनकाल में एक नई शैली का विकास हुआ था। तो इन्होंने पूछा था कौन सी स्थापत्य शैली का विकास हुआ था। तो महामारू शैली का विकास हुआ था। महामारू शैली में राजस्थान में अनेक मंदिर बने हैं। द्रविड़ शैली ये दक्षिण भारत की शैली है। चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा भंड नायकों के दमन का उल्लेख किस तत्कालिक विद्वान ने अपनी कविता में किया था।
पृथ्वीराज तृतीय शाकंभरी का एक महानतम शासक था, तो उसने भंड नायकों का दमन भी किया था 1182 में। तो इन्होंने पूछा है उस जो भंड नायकों का दमन किया तो किसने अपनी कविताओं में इसका उल्लेख किया था? तो इन्होंने किया था जिनपत सूरी, ये इनके दरबार में थे। तो इन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि पृथ्वीराज तृतीय ने भंड नायकों का दमन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? के एन दीक्षित बैराट में उत्खनन से संबंधित है। बैराट से सूती वस्त्र का टुकड़ा प्राप्त हुआ था। बैराट में बीजक की पहाड़ी पर एक अशोककालीन वृत्ताकार मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। दयाराम साहनी ने अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया था। तो बिल्कुल सही बात है, तीनों ही कथन इससे संबंधित है। तो ए बी सी। रक्षाबंधन के दिन बांधी गई राखियों को निम्नलिखित में से किस लोक देवता को अर्पित किया जाता है? तो रक्षाबंधन के दिन जो राखी बांधी जाती है तो है गोगा जी। किसान जब फसल को बोने के लिए, खेत की जुताई के लिए हल लेके जाते हैं तो हल पर ये राखी बांधी जाती है। निम्नलिखित में से झालावाड़ के किस शासक को टाटा टोपे ने गिरफ्तार किया था? 1857 की क्रांति के दौरान टाटा टोपे ने ब्रिटिश के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान के शासकों, जागीरदारों, आम जनता का सहयोग लेने के लिए ये एमपी से राजस्थान आए थे और यहाँ इनको युद्ध भी करना पड़ा था। तो इन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ के शासकों के साथ इनका युद्ध हुआ था और इन्होंने झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को बंदी भी बना लिया था। तो यही इन्होंने पूछा है कि झालावाड़ के किस शासक को टाटा टोपे ने गिरफ्तार किया? तो झालावाड़ के शासक थे पृथ्वी सिंह। गूदर संप्रदाय का गूदर संप्रदाय का प्रमुख पूजा स्थल धाम कहाँ स्थित है? तो ये आसींद में है। संत दास इनके संप्रदाय के प्रमुख थे। राजस्थान में बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? तो बाणगंगा नदी कहाँ है? जयपुर में। तो मेला भी जयपुर में ही लगेगा। तो पांडुपोल कहाँ है? अलवर में। भानगढ़ कहाँ है? अलवर में। नीलकंठ कहाँ है? अलवर में। बचा क्या? मेड। तो मेड में ही बाणगंगा मेला आयोजित किया जाता है। आज का पेपर यहीं समाप्त हो गया है। कल आप लोगों के लिए फिर एक नई सीरीज लेके आएंगे। आप लोगों की एसआई के लिए कल का दिन ही बचा हुआ है, परसों आप लोगों के एग्जाम है, तो हम आप लोगों के लिए एसआई के लिए कल और लेके आएंगे। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप लोगों के लिए कल बेहतरीन एक 2 घंटे की क्लास लेके आएंगे जिसमें राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। आप कल की क्लास जरूर देखिए। धन्यवाद।